अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे कि आजकल किस तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटियों में जो हम पढ़ भी रहे हैं, किस तरह हम उनको आगे लेकर बढ़ सकते हैं और क्या हमारा तरीक़ेकार हो, तर्ज़ अमल हो, जिससे हम इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ सकें। हायर एजुकेशन यकीनन बहुत ही उम्दा अमल है और अगर हम देखा जाए तो किस तरीके से हमने एजुकेशन को लेकर बढ़े हैं, क्या तरीक़ेकार रहा हमारे दानिश्वरों का और क्या तरीक़ेकार आज हमारा है। मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी, और हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर वलीउद्दीन। आप इस वक्त मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप वाइस चांसलर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन गुफ्तगू करेंगे साहिबान से और यकीनन साहिबान को सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत भी पेश करते हैं। डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, हम आपकी जानिब आएँगे कि पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रुझान पाया जा रहा है और हर शख्स चाहता है किसी तरीके से हम आगे बढ़ें, तो क्या तरीक़ेकार हो कि हमारी टेक्नोलॉजी में गिरां कदर जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और जो यूनिवर्सिटियों में बच्चे अपने किरदार अदा कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी उस तरीके से बच्चों को आगे लेकर बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वलीउद्दीन साहब का और शाकिर साहब आपको भी। जो शाकिर साहब आप ये काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ जो ये एक वेबिनार का सिलसिला है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ जिस तरह भी हो सकता है, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से उनका ताल्लुक है और मैं चूँकि लॉ यूनिवर्सिटी से है, तो शाकिर साहब आपने डिफरेंट डिसिप्लिन को इकट्ठा एक साथ इकट्ठा किया है। अब असल में जो बात आप कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि अब यूनिवर्सिटीज़ में पहले जनरल यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी और आज भी हुआ करती हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, वो भी बड़ी जनरल यूनिवर्सिटी है। लेकिन स्पेशलाइज़्ड यूनिवर्सिटी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे जिसमें ख़ास किस्म के डिसिप्लिन की एक अलग से यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हमारे वलीउद्दीन साहब जो वाइस चांसलर हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ, उसका ताल्लुक लॉ से है, इसीलिए इसका नाम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये भी अंडर द सिंध गवर्नमेंट ये है और 100% सिंध गवर्नमेंट के अंडर में चार्टर्ड में काम करती है और उसके अंडर में है। जिस तरह से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अब तो आर्ट्स और एनिमल साइंसेज़ की भी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। तो अपने-अपने तौर पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में अपना-अपना रोल और किरदार अदा कर सकें। बस मैं यहाँ पर वलीउद्दीन साहब की तरफ मैं जाऊँगा और मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो भी इस पर रोशनी डालें कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं और दूसरी बात ये कि हम क्या माशरे में जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनको इक्विप्ड करके, हम उनको पढ़ाकर, क्या हम उनको एम्प्लॉयी की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी हम उनको एम्प्लॉयी बना रहे हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटियों से बच्चे जब ग्रेजुएट होकर फारिग-उत-तहसील होके जब निकलते हैं, तो क्या हम एम्प्लॉइज़ में इज़ाफ़ा कर रहे हैं या हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि हम एम्प्लॉयर या एंटरप्रेन्योर पैदा करें और हमारी चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करे। तो मैं डॉक्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि सही। वो प्रश्न जी। जी, डॉक्टर बस वलीउद्दीन साहब, बिल्कुल सर ने आपसे सवाल भी किया, बल्कि इस सवाल को भी हम आगे रखेंगे 1-2 मिनट के लिए। हम चाहेंगे कि कुछ आप अपने बारे में भी हमें बता दें कि कुछ तालीम के हवाले से और क्या सिलसिला रहा आपका तालीम का भी। उसके बाद हम डॉक्टर साहब का सवाल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया शाकिर साहब के ये इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में, और रुखसार साहब को भी कि बड़ी उन्होंने पर्टिनेंट बातें की अभी, और जो कि हर कोई आजकल यही सवाल पूछता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करा दूँ। मैंने मास्टर्स और पीएचडी यूएसए से की है, बॉस्टन से,
नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। और फ़ौरन बाद आके मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, जिसमें इकरा यूनिवर्सिटी है, नस्ट पीएनईसी नस्ट है, हमदर्द यूनिवर्सिटी, और अभी फ़िलहाल जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी के एज ए वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि बड़ी वैरिड पोजीशंस पे काम किया है, फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर देखा जाए तो असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पे एज एकेडमिक रैंकिंग, और एडमिन के लिहाज से मैंने रजिस्ट्रार के तौर पे भी काम किया है, एज ए डीन के तौर पे भी काम किया है, एज ए डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है, और अब वाइस चांसलर। तो ज़ाहिर है कि काफ़ी अर्सा इसमें 20 साल में डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया। और एकेडमिक्स की जो 2000 में से मैंने यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिहाज से पाकिस्तान में, और आज देखता हूँ कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो 2000 का लेवल था और आज के लेवल में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह से मैं इसको ये कर सकते हैं, किस तरह से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि 2000 में जो हमारा यूनिवर्सिटी का मेयार था वो ये था कि हम इसको एक कॉलेज या एक छोटे से इंस्टीट्यूट के, बस यूनिवर्सिटी का काम ही होता था कि आप स्टूडेंट्स लें, पढ़ाएं और इन्हें इसको ग्रेजुएट करवा के उसे बाहर भेजें। अब जो है आजकल की जो दुनिया है वो बड़ी चेंज हो गई है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद। तो अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है हमारे ग्रेजुएट्स के साथ। पहले और ज़ाहिर है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है कि क्या हम एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, क्या वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्या वो जॉब्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आजकल जो सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारे ग्रेजुएट क्या कोई इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। हम अगर इस पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पे हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी को क्या हो रहा है और उससे क्या हम हासिल कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप हाई एंड की जॉब देखें या जो भी आईटी की मिसाल ले लेते हैं, चूँकि मैं एक इंजीनियर आईटी की इंडस्ट्री को है, तो देखें कि पिछले सालों में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और जितना पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशन हो रही है, और अगर वही माशाल्लाह से अगर कहा रहे तो ये जो है वो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। कि जो इसी तरह सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो ये हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स है या जो उसके रहास है, एक बहुत बड़ा रोल है कि जो कि इसकी हमारी इकनॉमी पे, ये तो सामने डायरेक्ट नज़र आ रहा है। और इसी तरह आप कोई भी फील्ड ले लें कि आपके जो हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाके अपने लिहाज से नाम बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमें तालीम देनी चाहिए मेरे ख्याल से उसमें हमारे बहुत सारे एफर्ट्स हैं और उसमें बहुत सारी कामयाबी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम लैग कर रहे हैं। जो कि इम्पैक्ट जो कि होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रही है अभी, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो रहा है कि हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिहाज से हम उस लिहाज से सॉल्व नहीं कर पा रहे कि जिस तरह से हमें यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स को आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी के लिहाज से, हम ज़्यादा सॉल्यूशंस बाहर के मुल्कों से लेके आते हैं, जो कि हम बड़े आराम से हमारे ग्रेजुएट्स उसको जो है वो हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन शायद कुछ पॉलिसीज़ हमारी ऐसी हैं कि और उसको जो है वो हमारे ही लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता बहुत सी दफ़ा, यानी कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन पॉलिसी इतनी बहुत ज़्यादा हर्डल होती है कि लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं। कोई बिजनेसमैन है वो नहीं चाहता कि हम यहाँ से कोई चीज़, उनके लिए ये आसान होता है कि हम यहाँ पर डेवलप करने के बजाय हम बाहर से वो मंगवा लें, तो शायद उनके लिए बहुत आसानी होती है। इसलिए कि मैंने काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से और बात की है, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा बाहर से भी अपने अच्छा, डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी कलामी हो गई, इसकी माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो चीज़ें बन रही हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है? और अगर वो इवन जैसे चाइना का हम कोई भी प्रोडक्ट देखें, तो हमारे हाथ में वो जितनी प्राइस में आता है, अगर हम उसको बनाने जाएँ तो उससे ज़्यादा कीमत होती है। फिर उसके अंदर उसके मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफ़िट है, फिर होलसेलर का भी और फिर रिटेलर का भी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट बड़े महँगे होते हैं? एक आपने बात सही की कि ये हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप डिफरेंट वो देखी जाए जो कि चाइना के लिहाज से compete की जाए या दूसरे ज़ाहिर है कि यूरोप का करते हैं तो वो क्वालिटी की बात आ जाती है, चाइना की बात करें तो क्वांटिटी की बात आ जाती है कि वो क्वांटिटी में इतना प्रोड्यूस करता है कि उसको डिमांड होती है कि हम जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर यूरोप की मार्केट देखें तो वो जो हाई क्वालिटी की जहाँ पे बात होती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं।
डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट उसके हैं। लेकिन हम चूँकि देखा जाए तो डेवलप कंट्री, तो हम क्वांटिटी की ज़्यादा बात करते हैं, और डेफिनेटली जो कि वो चाइना वो मास प्रोड्यूस कर रहा होता है और उसके लिहाज से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। एनर्जी सेक्टर ले लें या जो उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमें जो है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि अगर हम काम करें, जैसे कभी जो आईटी सेक्टर पे हो रहा है और उसमें देखें कि आप फ्रीलांसिंग को हमने फ़रोग दिया है और उसके जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ही बिजनेस क्रिएट किए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं और उससे बेहतर सॉल्यूशंस दे सकते सर, हैं। आपके इस वक्त जो सर सैयद यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट्स इस वक्त तक फारिग तहसील हो चुके हैं? अभी हमारे तकरीबन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो हमारे एलुमनाई है वो तकरीबन 22,000 प्लस हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं। 22,000। और 22,000 जो जी। कि, और ज़ाहिर है कि ये चूँकि यूनिवर्सिटी उस वक्त बनी थी कि जब वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा गैप था। एनईडी के बाद एनईडी और दाऊद के अलावा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे। तो इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, और यहाँ से जो ग्रेजुएट है वो ज़ाहिर है कि चूँकि डिमांड थी और पूरी दुनिया में भी इंजीनियर्स की डिमांड रही है, तो इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वो अभी मौजूद हैं। तो सर, जो टेक्नोलॉजी में आप समझते हैं कि इस वक्त जो इंजीनियरिंग का अपना एक किरदार है, अब वो बिल्कुल उरूज पे जा रहा है या फिर बिल्कुल पसे पुश डाल रहा है? हम कह रहे हैं कि जी पीछे जा रहा है काफ़ी। असल में आजकल जो है सब बड़ा ट्रांजिशन में है, इसलिए कि अब जो है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप देखें कि मर्जर है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का साथ साथ। पहले हम डिस्टिंक्ट होते थे, मसलन आईटी की फील्ड अलग है तो बायोमेडिकल की फील्ड अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड अलग। तो अब जो है हर टेक्नोलॉजी के अंदर एक दूसरे का मर्जर है। एक मसलन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए आईटी की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए कि फाइनली जैसे आईओटी हो रहा है, आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो कि आजकल जिसमें दुनिया जा रही है, उसमें देखें कि सिर्फ एक किस्म के ख़ास स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मिक्सचर चाहिए होता है। इसमें आईटी के फील्ड से रिलेटेड भी आ जाता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसके अलावा आपके टेलीकॉम साइड भी है, बहुत सारे जो है मर्जर है इस चीज़ में। तो अब जो है वो बड़ा इसमें बड़ा खासतौर पे हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़े सोचने का है कि हम किस तरह से इसको चीज़ों को आगे लेके चलें और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं, इसलिए कि हमारे पास जो अभी पीसी की तरफ से भी रेगुलेशंस है, जिस तरह से एक्रेडिटेशन वगैरह का प्रोसेस, हमें इसे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। अभी मैं स्पेन गया था और वहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सिटी का विज़िट किया, तो वहाँ पे जो बताया गया कि एक शायद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से हम कहते हैं, और उसी के अंदर मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, और हम उसको फिर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जो है, अब ये इस तरह के मॉडल्स आ रहे हैं दुनिया में जो कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को भी हमें बहुत देखने पड़ेंगे और हमें किस तरह से चेंज करना है। ज़ाहिर है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म तो करने की सर, ज़रूरत। क्या एक्सपो एक्सपो जिस तरह कराची में बना हुआ है, तो कभी नुमाइशी तौर पर तमाम जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो मिलकर के कोई ऐसा एक्सपो वगैरह किया आप लोगों ने या इरादा रखते हैं? एक्सपो होते हैं लेकिन वो सिर्फ एडमिशन या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ये जो चीज़ें हैं कि जो कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है या चीज़ें हैं, तो ये हमें बड़े एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में करनी होगी कि जहाँ पे क्या टॉप मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ बैठें, देखें, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री भी है, गवर्नमेंट भी है जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, तो इनको सबको साथ बैठ के स्पेसिफिक एरियाज पे हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी। तो डॉक्टर मेरा ख्याल साहब है जी, कौन से मुल्क के हम लेवल पर आते हैं या कौन से मुल्क में इंजीनियरिंग जो है वो ज्यादा तरक्की याफ्ता है और पाकिस्तान किस नंबर पर है इंजीनियरिंग एजुकेशन के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इसके बाद आने वाले ममालिक कौन से? कभी आपने इस तरह की कंपैरेटिव स्टडी की हो? हाँ, हमें असल में देखें जब ये करिकुलम वगैरह हम डिज़ाइन करते हैं और जब देखते हैं तो हमारी जो करिकुलम है वो तो तकरीबन अप टू डेट है। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे इलेक्टिव कोर्सेज हैं हमें उसको मोर जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है, कि जहाँ पे हम फील्ड में से जो नई रिक्वायरमेंट है उसको इलेक्टिव कोर्सेज में,
बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक डिग्री की होनी चाहिए, हम तकरीबन हर मुल्क से कंफर्टेबल ही हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, इसलिए कि दुनिया अब जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल दे दूँ कि हम बहुत ज़्यादा अभी हार्डवेयर की तरफ सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं, जबकि दुनिया है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की और उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा, तो मिक्सचर करना होगा हमें हार्डवेयर के लिहाज से भी और सॉफ्ट, यानी कि ये चीज़ें मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ कि बहुत सारे इस पर हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है जो करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इसलिए हमारे स्टूडेंट्स कम्पीट कर पाते हैं कि थ्योरेटिकली दे आर गुड, लेकिन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से हम उतने इफेक्टिव नहीं है जितने दूसरे हैं। एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से मैं ये भी एक चीज समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान से बाहर इवन जो पीएचडी की डिग्री है तो वो भी अप्लाइड रिसर्च पर वो देते हैं, अवार्ड करते हैं। हमारे वहाँ अगर पीएचडी होता है तो चूंकि बेसिक रिसर्च पर होता है और वो एकेडमिक रिसर्च के हवाले से सिर्फ पीएचडी का हुसूल उसका असल मकसद होता है। और अगर हम मास्टर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर रिसर्च देखें तो वो रिसर्च बराए रिसर्च होती है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, या उसकी वो जो है एप्लीकेशन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो क्या ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में इस चीज की जरूरत है कि जो हमारे स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे हैं वो अप्लाइड रिसर्च हो, किसी ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें, या कोई एक नई चीज डेवलप करें, या नया कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें? तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? नहीं, बेसिकली ये बहुत बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। हमें इसी की ज़रूरत है, इसलिए कि अभी तक जो हमारी रिसर्च हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, अगर बेसिकली बताया जाए कि हमने जो एक रिक्वायरमेंट रखी है एचईसी की तरफ से कि पीएचडी करने के लिए आपको पब्लिकेशन करनी है और उसके बाद जो है वो आ, 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 कुछ और है कि उस मरहले को तय करना है, लेकिन मेन है कि आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, और वो अगर आपने तय कर लिया तो काफ़ी हद तक आप पीएचडी हासिल कर लेते हैं। और एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको इस लेवल की पब्लिकेशन करानी है। अब उस लेवल की पब्लिकेशन जब आप कराने की बात करता है तो उसके लिए हमें यही कि जो बाहर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आप काम करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिहाज से काम करते हैं, और जो है वो उसके उसी पे काम करके उसके जो है वो पीएचडी कर रहे होते हैं। तो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम अगर हम उसको लेके काम करने की कोशिश करें तो शायद वो हम जो है वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो हमारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम अप्लाइड रिसर्च नहीं कर रहे होते जो हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकाल के दें। तो ये एक बड़ा एक इशू है। सेकंड जो कि मैं समझता हूँ कि जो कि वहाँ पे बाहर मुल्कों में जो रिसर्च हो रही होती है वो इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारे फंडिंग भी आ रही होती है, वहीं से इनिशिएट हो रही है, तो वो उन्हीं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो आइडेंटिफाई करते हैं, और यानी कि उसी के रिसर्च फंडिंग मिलती है और उसी के लिहाज से वो पीएचडी कर रहे होता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम को सब डिवाइड करके सॉल्व कर रहे होते हैं, और उसी के लिहाज से चाहे वो प्रोडक्ट्स भी बन रही होती है, उसके लिहाज से पेटेंट्स भी हो रहे होते हैं, और उसके लिहाज से वो अप्लाइड एरियाज में काम हो रहा होता है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, जो अभी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक कोलैबोरेशन था, जिसमें हम ऑरिक पर भी अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑरिक डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस होता है, जिसका मकसद यही है कि रिसर्च जो हो रही है यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्री है उसके दरमियान एक कोलैबोरेशन हो। तो अभी मैं ये देखता हूँ इसका बड़ा फुकदान नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रीज से यूनिवर्सिटियों में आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर जो कमर्शियल जो इदारे हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करें, अच्छा उसमें होगा क्या कि यूनिवर्सिटीज के जो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको रोजगार के मौके मिलेंगे, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ इसको मैं बढ़ाने की जरूरत है, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन को। ये बड़ा पहले मैंने जब नस्ब में था तो एक हमने वहाँ पे सेमिनार कराया था, मैं इसका चेयरमैन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ज़ाहिर है कि लोगों ने बहुत किया है 2007 के अंदर, और हम ये बातें बहुत अरसे से इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स ज़ाहिर है कि जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक का बहुत सारा इन्वायरमेंट यही था कि हम समझते थे कि एक कॉलेज है, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है और आगे पढ़ा के चले जाना है। यानी कि अगर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, और एचईसी ने जो कि पॉलिसीज़ दी कि आप ऑरिक भी बनाएं और दूसरे जो है वो डिपार्टमेंट्स भी बनाएं, तो एक जो है वो चेंज आता जा रहा है। और कुछ एरियाज़ में जैसे कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे अभी हम भी बहुत सारे
KCCI और काटी और उसके साथ हम ये कर रहे हैं और उसी से प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से देखें। लेकिन ये इनिशियली स्टार्ट है, थोड़ा सा आपके जो है ना दोनों तरफ से एक फुकदान है कि हम दूसरे के शायद हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे या एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि वो ये समझते हैं कि शायद हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हम जो है वो इतने प्रोएक्टिव नहीं है कि उनके साथ बैठ के इनकी चीज़ों को समझें और उसको हम यूनिवर्सिटी खुद इनिशिएट करे कि ठीक है कि हम ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आप हमें हेल्प करें। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। सर सैयद यूनिवर्सिटी में हमने इस पर अब काम शुरू किया है, इंडस्ट्री के साथ हमने बैठे हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई भी किए। एक तो अंडर ग्रेड लेवल के है वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब हम जो चाह रहे हैं कि रिसर्च और जो है कि PhD MS और PhD के लिहाज से जो रिसर्च करनी है उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से उसके अप्लाइड रिसर्च पे जा सकते हैं, उस पर काम अब हम उसके साथ इंटरेक्ट करके शुरू करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात करते हैं ना इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी की, तो इसमें जो मेरा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो आप मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, कि जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है उसमें दो चीजें हैं, एक साइंस है, एक आर्ट है। साइंस वो है कि जो हम पढ़ते हैं और जो भी हम एकेडमिकली जो चीजें होती हैं, और आर्ट को जो मैं उसको डिफाइन करता हूँ वो कि जो हम हाथ से जो भी कुछ करते हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त दुनिया को स्किल्स डेवलपमेंट की जरूरत है। स्किल्स ये कि जो हाथ से करें, जिसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो एक फर्क है। तो जिस तरह से मैकेनिक हैं, अगर कार की मैं बात करूं, मोटर इंडस्ट्री की बात करूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो उसमें अगर हम साइंस देखें तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में साइंस पढ़ाई जाती है, किस तरह से एक कार है, किस तरह से उसका इंजन है, किस तरह से उसका मैकेनिकल चीजें हैं, किस तरह से फंक्शन करता है। लेकिन वो अगर मैं आगे देखूं मार्केट में, तो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो मैकेनिक हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन बहरहाल वो वहां पर भी बहुत बड़ी एक मार्केट है, जरूरत है। तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम स्किल्स डेवलप करें, चाहे वो मोटर इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे वहाँ अभी हम ऑटो इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहे, एक दो हैं इंडस्ट्री, बाकी हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत बड़ा स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से जरूरत है काम करने की। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर हम आर्टिस्ट पैदा करें और हम स्किल्स के काम, इसी तरीके से अब बाहर के ममालिक में, वो मुझे हमने इससे पहले एम्बेसडर साहब का वो एक उनके साथ वेबिनार किया था, तो उन्होंने कहा कि बाहर तंदूर की रोटी नहीं होती। तो वो कोई बाहर से आए थे, उन्होंने तंदूर की रोटी उनको खिलाई, तो उन्होंने कहा यार आप लोग यू आर सो लकी कि आप ऐसी चीज भी खाते हैं, और वरना तो बाहर तो ये रोटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यूरोपियन कंट्रीज में खास तौर पे। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करना, मुझे जब वहां आओ, वो कोई यूरोपियन कंट्री था मुझे याद नहीं, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे यहाँ पर, तो उन्होंने वो यहाँ से एक तंदूर का जो एक्सपर्ट था तंदूर की रोटी का, उसको ले गए। लेकिन जैसे ही उसको वहां लेकर गए, तो उन्होंने कहा उसके लाइसेंस, तो उन्होंने कहा भाई तंदूर वाले के पास रोटी लगाने का लाइसेंस तो नहीं होता। तो बात वो थी, लाइसेंस से मुराद ये कि उसकी स्किल्स, उसको कितना वो उसमें डिप्लोमा होल्डर है या पढ़ा लिखा है। तो मैं समझता, अच्छा बाहर अगर एक प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, यहाँ इलेक्ट्रिशियन से मैं नहीं पूछता, अगर मुझे घर के बिजली का काम कराना है तो मैं नहीं पूछता तुम्हारे पास डिप्लोमा है नहीं है। अगर प्लम्बर का काम मैं बस ये कहता हूँ भाई ये काम कर दो, वो कर देता है, मैं पैसे देता हूँ, वो चला जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर ही ये प्लम्बर जाए, ये इलेक्ट्रिशियन जाए, तो इससे पूछा जाता है तुम्हारा भाई डिप्लोमा, तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है। इस बारे में डॉक्टर साहब आप अपनी माहिराना राय दें कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगेन आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। अब दुनिया में ये काफ़ी बहस हो गई है कि बड़ी बड़ी जॉब्स के लिहाज से, आपने तो छोटी जॉब्स की बात की, इवन के बड़ी बड़ी जैसे गूगल जैसी कंपनियां भी है कि वो क्या स्किल्स आती है या आपको डिग्री चाहिए, और इस पर ये काफ़ी ज़ाहिर है कि बहस हो रही है। और ज़ाहिर है कि अब जो है वो किसी भी ग्रेजुएट से बहुत सारी, एक तो अगर फॉर्मल ग्रेजुएट्स हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपने कहा कि एक ऐसा सेगमेंट है कि जो उनके पास प्रैक्टिकली काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि वो अपने स्किल्स को फॉर्मली रिकग्नाइज करा सकें। तो पहला तो वही है कि एक तो यह है कि जो कि हमारे पास जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, अब उनसे स्किल्स को भी एक्सपेक्टेशंस की जाती है,
और उनके लिए भी जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्टिव कोर्सेज ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें स्किल्स को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और उस पर कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने काम भी शुरू कर दिया है। और अगर वो नहीं है डिग्री में तो कुछ उसके एडिशनल सर्टिफिकेशन वगैरह भी करवाती है, ताकि वो उसको जब वो फील्ड में जाए तो उनके पास वो स्किल्स भी हों, ताकि वो थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी उसको अच्छी तरह से या उसके जो टूल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो आपने थ्योरी पढ़ाई उसके लिहाज से, तो वो उसको जाके इम्प्लीमेंट करा सकें। रह गई बात के जो ऐसा सेगमेंट है कि जो कि स्किल्स है जिनके पास लेकिन फॉर्मल वो कोई ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो उसके लिए अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी काम शुरू कर दिया और अब यूनिवर्सिटीज़ के भी है कि जहाँ से कि ये बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं जो इनकी स्किल्स है उसको इन्हांस करते हैं और एक सर्टिफिकेशन वगैरह देते हैं। नेवटेक है जैसे, वो करवाता है, और कामयाब जवान के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट ने करवाई है चीज़ें कि जहाँ पे वो स्किल्स को, और सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी हुआ था तकरीबन लास्ट टाइम हमारे 600 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, और अगर उसमें से देखा जाए कि उसमें हमने स्किल्स को एनहांस किया था, वो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग थे, इंटरमीडिएट से लेके ग्रेजुएशन तक के सारे लोग थे, और उसमें से हमने देखा है कि और उससे हमें भी बड़ा अंदाज़ा हुआ कि स्किल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, कि अब जो हम देखते हैं उसकी सक्सेस स्टोरीज़ कि तकरीबन उसमें से ज़्यादातर लोगों की इस 6 महीने के कोर्स के बाद बहुत सारों की जॉब्स लग गई है, और सबकी जो है हमारे पास कहीं पे ना कहीं पे इंडस्ट्री में जाके, और हमने तो हाई टेक की करवाई थी, ब्लॉकचेन हो गया, IoT हो गया, इस तरह के मशीन लर्निंग की हो गई, इस तरह की हमने वो करवाई थी। और ये सिर्फ स्किल्स देने के लिहाज से बहुत सारों के पास डिग्रीज भी थी, बहुत सारों के पास नहीं भी थी, इंटरमीडिएट भी थे, ये भी थे, लेकिन उसकी इस कोर्स के बाद, स्किल डेवलपमेंट के बाद उनकी अच्छी खासी जॉब्स लग गई। और बहुत सारे, और एक सक्सेस स्टोरी बता दूं कि एक खातून थी कि जो काफ़ी अरसे से किया हुआ था, वो शादीशुदा हो गई, फिर उसने छोड़ दिया था कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स से, आके उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की और उसे अच्छी खासी पे उसे तनख्वाह मिल गई, यानी कि पे के लिहाज से उसे जॉब मिल गई है इस स्किल्स के लिहाज से। तो वो जो है कि ये एक बहुत बड़ा, दोनों को मर्जर जो है ना बहुत बड़ा ज़रूरी हो गया कि डिग्री और स्किल्स का साथ साथ, और ये तो हमने ये कामयाब जवान प्रोग्राम में देखा भी है कि ये जो है कि डिग्री के साथ साथ जो जिनकी स्किल्स थी उनको जॉब्स की बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ है जॉब्स के उसके लिए। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, हम हमारा मुल्क में जहां अल्लाह ताला ने बड़े रिसोर्सेस और सोर्सेस से नवाजा है, इस मुल्क को जहां बहुत सारी चीजें आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक और बात है जो बड़ी खुशकिस्मती है इस मुल्क के साथ कि इसमें जो यंग बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और जब हम मैन पावर की बात करते हैं तो वो हमारे साथी हैं, वो कहते हैं मैन पावर इज द मेन पावर। तो अब ये जो है कि इसको कैसे, इस पावर को हम ह्यूमन कैपिटल में चेंज करें, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज तो है हमारे पास, HR है, तो हम इस इन लोगों की तादाद जो हमारे यंग, हमारी जनरेशन है, उसको ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं समझता हूं कि इसका तरीकाकार यही है कि हमारे जवान जो हैं उनको, अभी वैसे आपने भी फरमाया, आपने भी इसका जिक्र किया, और हुकूमत भी बहरहाल इस पे काम कर रही है, और इस पे एक जो चीज़ है, तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको अगर हम उसको हम स्किल्स दे दें, उसको हम ट्रेन कर दें कि वो न सिर्फ रोजगार हासिल कर सके, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बार-बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि वो एम्प्लॉय ना बने, बल्कि लोगों के लिए एक रोजगार जनरेट करे और रोजगार पैदा करे, कि अगर वो एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से, या अगर उसके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं कि जिसके हवाले से वो कोई कारोबार शुरू करता है, कोई काम, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा रोजगार जो है ना वो उसमें तश्कील दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ यंगस्टर जो हैं वो अपने, उनको हम, एक बड़ी तादाद है उसको हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल सही है, और इसमें यूनिवर्सिटी को बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए कि अगर आप देखें एक तो ज़ाहिर है कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसकी बात नहीं करें, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि अगर यूथ का, और आप देखें कि अब
गली कूचों में कहीं पे चले जाए, वो बहुत सारी चीज़ों में कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। और उसमें बहुत सी दफ़ा यह है कि वो अगर थोड़ी सी अपनी स्किल्स को एनहांस कर दे और वो अपने लिहाज से ना सिर्फ अपनी रोज़ी कमा रहा होता है बल्कि फैमिली को सपोर्ट भी कर रहा होता है। और अगर उसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे लेके आ जाए तो वो एक अच्छा खासा वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है। और अभी मैं कामयाब जवान का यही एक पॉइंट ये बताना कि कुछ लोगों ने अपना बिजनेसेस भी शुरू करी और माशाल्लाह से बड़े जल्दी उनके रिजल्ट भी आ गए थे, क्योंकि उनके पास एक फॉर्मल एजुकेशन थी। और वो किस तरह से, देखिए यहाँ पे न सिर्फ हमने इसमें ये बताया बल्कि उसको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप्स के भी चीज़ें बताई कि आप किस तरह से आप उसको अपने आगे बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ। और वो ज़ाहिर है उसमें वही लोग थे जैसे कि जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारी यूथ को कैसे इंगेज करना। तो उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा मौका है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हमें उन यूथ को लेकर, अगर हमने इनको यूथ को पॉजिटिवली यूज़ नहीं किया, अगर उसको कन्वर्ट नहीं किया प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड भी जाती है कि उसके पास अगर हमने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी तो वो एक गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि हमें सबको पार्ट प्ले करना है कि अपार्ट के कि हमें इसमें किस तरह से कन्वर्ट करना। तो एक चीज़ हो गई कि हमें बहुत सारे हमने जो आइडेंटिफाई की है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि जिसमें कि बड़े आराम से उन यूथ को एक प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयर, यानी कि मैं तो सिर्फ छोटे लेवल के यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे के जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बड़े आराम से हम उसको यूथ को एक अच्छी उसके लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने शुरू भी कर दी हैं, लेकिन यह कि हर यूनिवर्सिटीज़ को अपने इलाके के लिहाज से देखना होगा कि उस इलाके के लिहाज से क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसको किस तरह से। कामयाब जवान के अंदर जाने का मकसद ये था कि हम किसी तरह से हम यूथ को, हालांकि देखा जाए तो उनकी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल जो है इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ ये कि आप कौम की खिदमत के लिहाज से ही है। अच्छा सर, ये इसमें इसमें एक सवाल है, जो जैसे कि आपने भी फरमाया, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े तफ़सीलन तज़किये के तौर पर और सवाल के तौर पर आपके सामने चीज़ें रखी, जबकि वो खुद मेरिटोरियस भी हैं और बड़ा नाम है डॉक्टर रुखसार अहमद साहब का। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, दुनिया घूम चुके हैं आदि। अब सवाल ये है कि इस वक़्त जो हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, वो कितने किस कदर यानी कॉन्फ्रेंसें कर चुकी हैं, तमाम वीसीज़ आपस में बैठ चुके हैं, या उन्होंने कितने किस कदर उन्होंने आइडियाज़ पर डिस्कस की है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारे वीसीज़ की मीटिंग होती है या बहुत सारी चीज़ों में होती है। हम जो है वो ज़्यादातर जो बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं हमारे एजुकेशन से या करिकुलम से रिलेटेड या वही चीज़ों के लिहाज से। और किस तरह से ज़्यादातर जो मीटिंग्स होती है उसमें या तो पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ के लिहाज से, लेकिन उसमें वही है कि हम ब्रॉड बेस्ड बात नहीं कर रहे होते। जैसे अभी बात हुई, जैसे आपने कहा कि रुखसार साहब ने, माशाल्लाह से डॉक्टर रुखसार साहब ने जो बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, हम उसको उतना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन नहीं हो रहा होता। और यही चीज़ें हमें चाहिए कि उस लेवल पे डिफरेंट पॉइंट्स को लेके उस पे बहुत डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है। और हमें हर चीज़ पे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी चेंज करने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि हम बहुत सी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती है कि यार ये छोड़ें, ये तो पॉलिसी है, अगर हम उसमें अगेंस्ट में गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कुछ इसको आगे की तरफ लेके जाना है। अभी जैसे इलेक्टिव कोर्स के लिहाज से था, और पाशा के साथ हमारा एक एमओयू हुआ है और वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन, पाशा ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक मॉडल दिया कि हम आपके कोर्सेज हम डिज़ाइन करेंगे, आप हमें पढ़ाएं, इलेक्टिव्स के अंदर वो पढ़ाएं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को गया, लेकिन किसी ने हमारे पास सर सैयद यूनिवर्सिटी में आए, हमने वेलकम किया, हम उनके साथ बैठे, पूरा कोर्स कंटेंट्स उनके साथ मिलकर किया और उसको कहा कि भाई हम दूसरे, लेकिन इलेक्टिव्स के अंदर हमारे पास होता है, हम उनके साथ वर्क, और काफ़ी यानी कि 3-4 महीने हमने दोनों के साथ बैठ के वर्कआउट किया और वो चीज़ इम्प्लीमेंट कराई। और वो चीज़ हमारी यानी कि वो हमारा केस मॉडल जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को दिखा रहे हैं कि जब आप ये इम्प्लीमेंट करा सकते हैं विद इन द बाउंड्स, आप जो है उसको करें। तो दूसरी उसने अप्रोच नहीं किया कि ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुछ ये है कि हमें साथ मिलके पॉलिसीज़ को भी देखना होगा, हमें ये देखना होगा, इंडस्ट्री को भी साथ बिठाना होगा। और ये पाशा की बड़ी अच्छी एफर्ट थी जो लास्ट टाइम उन्होंने की, बहुत सारे डिफरेंट उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और डिफरेंट मौजूद थे। इससे एचआर का भी था उसके अंदर, इसमें कि किस तरह के एचआर चाहिए उन्हें। एक यही था कि हमारी एजुकेशन के लिहाज से उन्हें हमें क्या चाहिए और क्या चेंजेस चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस भी और बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए। तो इसी तरह की जो है ना बड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स पे
हमें ब्रेनस्टॉर्म करने की बहुत सख्त ज़रूरत तो है। सर वो ये भी बता दीजिए कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर हम किस मयार पर जा रहे हैं, यानी रैंकिंग क्या है हमारी यूनिवर्सिटियों की, और दूसरा ये है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी इस वक्त के क्या एजेंडाज हैं आगे चल के कोलैबोरेशन के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ। इंटरनेशनल रैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो उसमें एक तो जो है आपके रिसर्च की कंट्रीब्यूशन का होता है, फिर उसके आपके पीर रिव्यूज़ होते हैं आपके, फिर आपके इंटरनेशनली कितनी रिकग्निशन है, कितने लोग आपके पास इंटरनेशनली आ रहे हैं, कितनी फैकल्टी आ रही है, आपके स्टूडेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे वेटेजेस होते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मेजर पॉइंट होता है, चाहे टाइम्स हायर रैंकिंग का ले लें या क्यूएस रैंकिंग का ले लें या डिफरेंट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं जहाँ पे आती है, तो मेजर कंपोनेंट वही होता है रिसर्च का, फिर पीर रिव्यू का और ये सारी चीज़ों का होता है। तो वहाँ पे चूँकि हमारी फैकल्टी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की सिवाय अब नस्ट वगैरह, चूँकि वो मोर फोकस्ड है कॉन्सेप्ट्स वगैरह, गवर्नमेंट की फंडिंग भी है और उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज भी होते हैं, तो वो तो मोर फोकस्ड है। लेकिन मैं जनरल बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ कि वहाँ पे फोकस जो है उतना एम्फेसिस नहीं होता रिसर्च की तरफ, ज़्यादातर वो होता है कि आप जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी तो एक इसकी वजह से रैंकिंग की वजह से हमारा ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। कभी भी आप रैंकिंग के लिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपके पास ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स है, जहाँ पर वो है, तो वो देखेंगे कि वो आपके अच्छी रैंकिंग में आना शुरू हो गए और आहिस्ता-आहिस्ता दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। सॉरी आपकी अगेन मैं बार-बार आपके कतई कलाम नहीं कर रहा हूँ, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, वैसे तो जो शाकिर साहब का सवाल है उसका जवाब मैं भी मुख्तसरन दूँगा, कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग का जो मामला है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, असल में वो उनके सामने न्यू बॉर्न बेबी हैं। कैसे मैंने ये बात कही, देखिए ना पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो किसी को 300 साल, किसी को 400 साल, किसी को 200 साल हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो बजट होता है, वो पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं उस रैंकिंग में आने वाली, कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का बजट एक तरफ और उस एक यूनिवर्सिटी का बजट एक तरफ। तो ये बड़ी बात है। तीसरी बात, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो खुद भी डेवलप हैं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इतने बड़े बजट्स नहीं हैं और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई हैं। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के साथ जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है इतने थोड़े से अरसे में, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया, जिस जिस एरिया में उन्होंने काम किया है माशाल्लाह, डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो उसमें उसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें वो पढ़ा रहे हैं, उस उनके उनके बहैसियत उस्ताद और बहैसियत सरबराह इनकी खिदमतें ऐसे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और इस यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की परफ़ॉर्मेंस मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। अपने उन तमाम मसाइल के साथ जो चैलेंजेज़ यूनिवर्सिटीज़ को हैं, उसके साथ जो कुछ भी किया है, तो वो मैं कहता हूँ उनका उसका क्रेडिट जो है, वो उनकी जो सही। लीडरशिप है, जो जो लाइक डॉक्टर साहब जो लोग उसको सरबराह हैं, उसको उसको लीड कर रहे हैं, तो उनको जाता है। अच्छा, एक एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा, उनका भी अपना व्यू लेना चाहूँगा कि अगर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई सी भी हो, उनके अगर जहाँ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कोलैबोरेशन की बात थी, अगर उनके स्टूडेंट्स को 6 महीने, साल भर के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाए और अच्छा अब हो ये रहा है, उसको इंटर्नशिप भी कहा जाता है, उसको आर्टिकलशिप भी कहा जाता है। तो मैंने जो अगर देखा है तो सही तरह से आर्टिकलशिप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होती है कि उसमें 3-4 साल, 5 साल के लिए जो स्टूडेंट है वो बाकायदा ऑडिट करता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ के मामले में आता हूँ, क्योंकि मेरा भी यूनिवर्सिटीज़ से मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में डीन के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ, 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक्टिंग वाइस चांसलर की हैसियत से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि सिर्फ़ वो पेपर की खानापुरी करने के लिए, फाइल का पेट भरने के लिए वो इंटर्नशिप होती है। जो उसका ऑब्जेक्टिव था
कि वो इंडस्ट्री में जाके काम करें, सीखें और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएँ। जैसे मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो आर्टिकलशिप करने के लिए ऑडिटर फर्म में जाते हैं, तो वो उसी दौरान जॉब सिक्योर कर लेते हैं। उनके पास ऑफर्स होती हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, क्योंकि वो बाकायदा प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑफर आ जाती है। तो अगर हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो काम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, अगर वो काम यूनिवर्सिटीज़ करें और हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट जगहों पर इंडस्ट्रीज़ में भेजें, तो मैं समझता हूँ एक तो उनके एम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो जाएगा, उनको वहीं जो है ना वो फर्स्ट हैंड उनको जॉब ऑफर हो जाएगी और साथ-साथ वो सीखेंगे भी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ-साथ जहाँ साइंस है, वहाँ आर्ट भी बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर उसको स्किल्स आने चाहिए, उसको काम आना चाहिए कि वो हाथ से काम कर सके। अब हमारे पूरे मुल्क में, बस ये मैं अब मुख्तसर से बात करूँगा क्योंकि फिर शाकिर साहब को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं सर सवाल क्या जी, था? वो सवाल जी, बताइएगा। सवाल बता रहा हूँ। सवाल की तरफ ये है कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को एक स्किल्स प्रोवाइड करें। ये जी। मेरा है कल मेरा अब सवाल कह लें या मेरा कंसर्न। जी। एक तो खैर आपके सवाल के अंदर ये जवाब था कि डिस्कशन प्रैक्टिकली लंबी तो करना। हुई थी और बड़ी उम्दा गुफ्तगू रही है। जी। तो, तो बेसिकली यही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनेशनल लेवल पे भी और बड़ा ये शुरू किया है कि आप जो इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, एक बामायने होती है, और कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2 सेमेस्टर्स के बाद थोड़े अरसे के लिए भेजती है और उसके बाद कंटिन्यू रहता है 4 साल तक, ताकि उसे पहले साल से ही पता हो कि उसे किस तरह डायरेक्शन में जाना है और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करे, तो उसे पता भी हो कि फाइनली इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, और वो ज़ाहिर है उसकी ग्रूमिंग और उसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है वो उससे पता चलता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो इंटर्नशिप होती है वो, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर कुछ अरसे के लिए भेजा जाता है और सिर्फ एक नाम के लिए होता है कि भाई उसे एक कागज़ मिल जाए ताकि उसे दिखा सके कि, लेकिन अगर जो लर्निंग है जो कि जिससे होनी चाहिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात, एक बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम होता है उनके पास, और उसके बगैर वो ज़ाहिर है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ही नहीं सकता। इसी तरह दूसरा जो एक एरिया है जैसे कि मेडिकल है, यहाँ पे हाउस जॉब की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको, ठीक है कि वो कि जब तक वो ना करें और प्रैक्टिकल काम ना करें, वो उसको जो है वो आगे प्रैक्टिस नहीं करनी दिया है। तो ये चीज़ जो है, और जो अभी जो नई अंडरग्रेड पॉलिसी आई थी उसके अंदर भी ये चीज़ थी कि इसको किसी तरह से हम इम्प्लीमेंट कराएं। मसला ज़ाहिर है कि बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स है कि किसी के अगर प्रैक्टिकली किए, ज़्यादातर जो कंसर्न है वो यही है कि हमारे पास क्या इतने, हम किस तरह से उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, मेन कंसर्न ये है। और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मेरे ख्याल से कि हमारे पास जैसे बड़े शहरों में है, वो शायद कंसर्न इतने ज़्यादा वैलिड भी ना हो और हम उसे लेके जाना चाहिए, और इसी पे जो है वो काम हो भी रहा है। इंजीनियरिंग काउंसिल का देखें तो शायद वो उस लेवल पे उस, चूँकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पे एग्री भी हैं, तो ये काम हो भी रहा है कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, इस तरह के इंटर्नशिप्स वगैरह को, और किस तरह से हम वो किया जाए। तो होपफुली इस पे तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इस पे काम हो रहा है, और इस पे जो है वो हम विद इन अ ईयर, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी हम बड़ा मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर वो इंटर्नशिप के लिए जा रहा है तो कितनी फ्रूटफुल होगी, और हम टारगेट दे के भेज रहे हैं इंडस्ट्री के साथ मेल करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके कि भाई अगर ये बच्चा आएगा तो वो क्या टारगेट्स अचीव करेगा। ज़ाहिर है कि हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो इस लिहाज से हम टारगेट सेट कर रहे हैं। तो जो, और उसके बाद हम ये एवेल्यूएट करेंगे कि भाई ये जो टारगेट्स हमने दिए हैं, ये काम ऑलरेडी इस अभी चूँकि कोविड की वजह से थोड़ा सा हो गया था इस दफ़ा, लेकिन ये कि हमने ये पूरा सिस्टम बना लिया है कि किस तरह से हम, और इंडस्ट्री के साथ काफ़ी हद तक बात भी होगी, हम टारगेट सेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो उस टारगेट पे पूरा उतरा है कि नहीं उतरा। वही एक फ्रूटफुल जो है वो मायने होगा, वरना पहले यही था, तो जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक लेटर ले आता था कि भाई इसने कंप्लीट कर लिया, क्या अचीव किया, क्या उसने सीखा, क्या नहीं सीखा, उसकी कोई जजमेंट नहीं होती थी। तो ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि एक अफेक्टिव इंटर्नशिप जो है इस पर किया जाए। सर आखिर में कोई मशवरा, कोई आइडिया, कोई पैगाम देना चाहें? स्टूडेंट्स को तो सबसे पहले मैं, अगर व्यूअर्स हैं,
तो उसे ये पैगाम दूंगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एजुकेशन आप लेने आ रहे हैं तो आप ये समझें कि ये एक पार्ट है जो कि आपने हासिल किया होगा इस यूनिवर्सिटी से। आपको जो है लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है और इसमें आपको ये सीखना है कि मैं कैसे आगे चल के इस नॉलेज के साथ, कोई भी अगर चेंज आता है, कोई भी चीज़ चेंज होती है, उससे मैं नई नॉलेज को लर्न कर सकूं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल चेंज है जो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से और आजकल के लिहाज से, पहले वो समझते थे कि हमने ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर लिया, काफ़ी है। अब वो लाइफ नहीं है, ये तो स्टार्ट है। आप जब जाते हो और कंटिन्यूसली आप किसी भी फील्ड में जाओ, वो कॉन्सेप्ट जो है वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि जब तक कि आपने अपने माइंड में सेट नहीं किया कि मैं किस तरह से कि नई नॉलेज को कैसे हासिल करूंगा, उसको कैसे अप्लाई करूंगा, जब तक आपने ये यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से यही कहूँगा कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। रट्टाफिकेशन से हटा के हमें उन्हें कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन देनी होगी, ताकि वो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़िंदगी भर उस नॉलेज से अपने आप को फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डॉक्टर ये रुखसार अहमद साहब, कोई पैगाम देना चाहें? मेरा वही पैगाम है काफ़ी पुराना कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो, दिल से करो और जो भी काम करो ईमानदारी से करो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर वलीउद्दीन साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और मुफीद मालूमात और रहनुमाई की आपने, बेहद शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने भी वक्त दिया। बिल्कुल उम्दा गुफ्तगू रही और रहनुमाई के साथ साथ सिरात मुस्तकीम भी मिलता चला गया और यकीनन अमन तालीम भी एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा और फ्रूटफुल माहौल पैदा ज़रूर होगा। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।